अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही इफ्तार दावत का नाम आता है ना, तो दिल खुश भी होता है, लेकिन दिमाग में ना एक हल्का-सा प्रेशर भी शुरू हो जाता है। क्या बनाऊँ? कितने लोग होंगे? बच्चे सँभालूँ या किचन? लेकिन आज की वीडियो के बाद ना इंशाअल्लाह ताला इफ्तार दावत आपके लिए बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत याद बन जाएगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इफ्तार दावत को कैसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है और कैसे पहले से तैयारी करके खुद को थकन से बचाया जाए। और सबसे खूबसूरत बात, कैसे अपने बच्चों को साथ शामिल करके इन्हें ज़िम्मेदार बनाया जाए बगैर किसी डाँट-डपट के। तो चलें जी, बगैर वक़्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप क्या है? मेन्यू प्लानिंग। जब भी आपको पता है ना कि इफ्तार दावत प्लान है, तो सबसे पहले बैठकर एक सादा-सा मेन्यू सेट करें। कि इफ्तारी में आपने क्या सर्व करना है, मेन कोर्स में आपको क्या देना है और कोई स्वीट डिश या ख़ास आइटम शामिल करना है या नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी पता कब होती है, जब हम बगैर प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं और प्लानिंग जो है ना वो आधा काम आसान कर देती है। तो सबसे पहले जब आपने मेन्यू सेट कर लिया कि आपको क्या-क्या बनाना है, जैसे मुझे बिरयानी बनानी थी, कोफ्ते बनाने थे, फ्राइज़, समोसे, रोल और स्वीट डिश। तो सबसे पहले मैंने एक नज़र अपने किचन पर डाली। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या-क्या चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और क्या-क्या चीज़ें मुझे मँगवानी पड़नी है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम आखिरी वक़्त में ना परेशान हो जाते हैं कि अरे! ये तो घर में है ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बिरयानी और सालन के लिए चिकन मँगवाया और उसको अच्छी तरह से ना वॉश करके और अलग-अलग पैक करके रख दिया, ताकि अगले दिन ना मुझे सिर्फ़ पकाना हो। और बीफ के मुझे कोफ्ते बनाने थे तो मैंने बीफ भी मँगवा कर उसकी तैयारी शुरू कर दी, मसाले वग़ैरह डालकर अच्छी तरह मिक्स किया। फिर मैंने अपनी बेटी को मिक्सचर दिया कि इसके ना आप बना दो कोफ्ते। तो उसने बड़े प्यार से कोफ्ते बनाकर ना एक-एक करके ट्रे में सजा दिए। आप यकीन करें, जब बच्चों को आप एतमाद देते हैं ना, तो वो दिल से काम करते हैं। मैंने फिर कोफ्ते बनाकर हल्की-सी मैरिनेशन के साथ फ्रिज में रख दिए। अब अगले दिन मुझे क्या करना था, इन्हें सिर्फ़ फ्राई करना था और ग्रेवी बनाकर दम पर लगा देना था। यानी कि आधा काम जो है ना, वो तो 1 दिन पहले ही खत्म हो चुका। अब आते हैं फ्राइज़ की तैयारी पर। चिप्स यानी कि मुझे आलू के फ्राइज़ भी मेन्यू में शामिल थे। अब अगर आप आखिरी वक़्त पर आलू छीलें, काटें और बॉयल करें और ड्राई करें, तो यकीन करें आधा टाइम तो ना उसी में निकल जाता है। मैंने क्या किया, आलू छील कर काट लिए, 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल किए। बॉयल करते वक़्त ना मैंने इसमें 3 चीज़ें ऐड की। नमक, ताकि हल्की-सी सॉल्टिश हो जाए हमारी फ्राइज़, और सिरका डाला ताकि पोटैटो अपनी शेप बरकरार रखें और फ्राई करते हुए ना टूटे नहीं। और हल्का-सा मैंने फूड कलर ऐड किया ताकि फ्राइज़ का कलर खूबसूरत गोल्डन आए। और जब आलू बॉयल हो गए थोड़ी देर और, तो फिर मैंने इसको बर्फ़ वाले ठंडे यख़ पानी में डाल दिया। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे जो आपका कुकिंग प्रोसेस है ना पोटैटो का, वो रुक जाता है और आलू जो है ना वो ओवर कुक नहीं होते फिर मैंने इन्हें निकाल कर तौलिए पर अच्छी तरह से ड्राई किया। फिर जब मुकम्मल ड्राई हो गए तो फिर हल्का-सा मैंने मैदा डस्ट किया, और ये अब ट्रिक जो है ना फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने में मदद देता है। फिर मैंने इन्हें ट्रे में फैलाकर फ्रीज़ कर दिया और अगले दिन मुझे क्या करना था, सिर्फ़ ऑयल गरम करके इसमें डालकर फ्राई करना था। तो फिर बिल्कुल मार्केट जैसे क्रिस्पी फ्राई तैयार हो जाते। और साथ ही साथ मैंने आलू और चिकन की फिलिंग भी तैयार करके मसाले वगैरह डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके बच्चों को दिए और उन्होंने समोसे और रोल बनाकर फ्रीज़ कर दिए। अब सोचें ज़रा, अगले दिन मुझे क्या करना था, सिर्फ़ ऑयल गरम करना था, फ्राई करना था। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई भाग-दौड़ नहीं, कोई ज़हनी दबाव नहीं। तो अब आते हैं अगले दिन की तैयारी की तरफ। अगले दिन कुछ यूँ हुआ कि मैंने सबसे पहले स्वीट डिश से स्टार्ट किया, क्योंकि मेहमान जब आते हैं ना तो सबसे पहले उनकी नज़र टेबल पर पड़ती है। मैंने दूध गर्म किया, उसमें चीनी, कस्टर्ड पाउडर और 4 से 5 इलायचियाँ डाली, और साथ ही फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि आज ना आपने इसको कस्टर्ड को बनाना है। कस्टर्ड को वो फिर हिलाती गई, और आप यकीन करें, जब हम बच्चों को ज़िम्मेदारी देते हैं ना तो वो खुद को बहुत ख़ास महसूस करते हैं। मैं साथ ही साथ बिरयानी की मैरिनेशन कर रही थी और वो कस्टर्ड को हिलाती जा रही थी। इससे क्या हुआ, मेरा काम भी चलता रहा, वो भी मसरूफ़ रही, और सबसे बढ़कर उसके अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ, और वो खुद को बहुत ही कोई ना अलग-सा फ़ील कर रही थी और बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। और यही तो असल कामयाबी है ना, कि सिर्फ़ दावत नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरबियत भी। तो देखें, जब हम एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं ना तो अगले दिन सिर्फ़ असेंबलिंग रह जाती है, मेहनत नहीं।
इफ्तार दावत जो है ना वो सिर्फ़ खाना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग है, टीम वर्क है और तरबियत का नाम है। जब आप बच्चों को साथ शामिल करती हैं ना, तो आप सिर्फ़ खाना नहीं बना रही होती, बल्कि आप उनकी शख्सियत भी बना रही होती हैं। तो सबसे पहले फिर इसके बाद मैंने जो चिकन बिरयानी के लिए मैरिनेट करके रखा था ना, उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया ताकि इसका जो है ना कोरमा तैयार हो जाए। तो यकीन करें जब मैरिनेशन अच्छी हो ना तो आधा जायका तो वहीं से आ जाता है। साथ ही मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि आज जो है ना आपने वेजिटेबल सलाद सँभालनी है। वेजिटेबल सलाद बारीक भी कट करनी थी, चॉप करना था, खीरा, मूली और चुकंदर और 1 प्लेट गोल स्लाइस में कट करना है। 2 प्लेटें खूबसूरत अंदाज़ में सजानी हैं, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी और साथ में रायता भी बनाना है और साथ ही फ्रूट सैलेड भी उसी ने बनाना है, यानी कि सारे सैलेड और रायता उसकी ज़िम्मेदारी थी। और फ्रूट कस्टर्ड वो ऑलरेडी उसमें मेरी भी हेल्प कर ही चुकी थी। उसके बाद उस जब कस्टर्ड बन गया ना, तो उसने उसको ठंडे पानी में रखकर हिलाते हुए ठंडा किया ताकि उसकी कंसिस्टेंसी खराब ना हो। तो इससे क्या हुआ उसको पता चल गया कि कितनी कंसिस्टेंसी कस्टर्ड की होनी चाहिए और साथ ही मैंने उसको ये भी बताया ठंडा करते हुए उसमें से 4 से 5 गिनकर जितनी इलायचियाँ डाली हैं ना, वो उतनी उसमें से निकालनी भी हैं क्योंकि जब बाद में इलायची मुँह में आती है ना उसका टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। अब देखें ये सारी चीज़ें ना उसकी माइंड में सेट हो गई हैं। जब भी कभी वो लाइफ़ में ये करेगी ये सारी चीज़ें उसके माइंड में होंगी। फिर उसने उसमें सेब, अनार और केला वगैरह कट करके शामिल किए, खूबसूरत बाउल में डालकर ऊपर से क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया। और साथ ही साथ मैं उसकी असेंबलिंग भी देख रही थी, जहाँ ज़रूरत पड़ी उसे वहाँ-सा हल्का-सा गाइड भी कर रही थी। ये लम्हे सिर्फ़ किचन के नहीं थे बल्कि ये लम्हे तरबियत के भी थे। जब आप बच्चों को काम सिर्फ़ काम नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी देती हैं ना, तो यकीन करें उनका अंदाज़ ही बदल जाता है। वो खुद को किसी और ही दुनिया में और कुछ और ही बड़ा अपर लेवल पे खुद को फ़ील करते हैं। अब उधर मेरी बिरयानी का कोरमा भी तैयार हो चुका था, दूसरी तरफ मैंने कोफ्ते फ्राई किए, अलग से ग्रेवी तैयार की और कोफ्तों को उसमें डालकर दम पर लगा दिया। अब एक सालन तो मेरा बिल्कुल तैयार था। अब साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे ना चिकन फ्राई कर लिया था जो व्हाइट कढ़ाई के लिए था। चिकन फ्राई करते हुए ना मैंने इसमें स्लाइस कटी हुई अदरक काफ़ी मिकदार में डाली थी। आप यकीन करें अदरक का ना इसमें बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है और अच्छा ग्रेवी के लिए ना मैंने प्याज़ को पहले सौते किया, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और पिसी हुई व्हाइट मिर्च ऐड की। अच्छी तरह भुनाई की ताकि इससे इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें फ्राई किया हुआ चिकन शामिल किया, थोड़ा-सा पानी डालकर गलने के लिए रख दिया ताकि चिकन मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। आखिर में फिर 1 से डेढ़ कप दही, 1 पैकेट क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स किया और दम पर लगा दिया। दम के वक़्त ना कसूरी मेथी का इसमें बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। साथ ही साथ मैंने स्लाइस में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और स्लाइस में कटी हुई अदरक मैंने ऐड करी, डालकर गार्निश किया और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार व्हाइट कढ़ाई बनकर तैयार हुई। और साथ ही मेरी बेटी ना फ्रूट भी काट चुकी थी बाहर और फिर मैंने उसकी हेल्प की असेंबलिंग करने के लिए। मैंने उसको पहले ही कहा था कट करके ना मुझे बता देना तो फिर मैं खुद देखूँगी आप कैसे असेंबल करती हो, क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। क्रीम का 1 पैकेट हमने ऐड किया, उसमें थोड़ी-सी मायोनीज़ ऐड की, कॉकटेल फ्रूट की एक छोटी डब्बी मैंने ली थी, वो शीरा समेत मैंने उसमें ऐड कर दिया। शीरा डालने से क्या होता है, एक तो उसका क्रीमी सा टेक्सचर बहुत मज़ेदार सा बन होता है और उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। और फिर मैं कंडेंस्ड मिल्क इसमें डालना चाहती थी, मैं खुद बनाना चाह रही थी बस मेरे पास ना टाइम नहीं मिला। तो मैंने क्या किया पिसी हुई चीनी डाल दी और अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो सादा चीनी को दूध में मिक्स करके ना वो भी आप शामिल कर सकती हैं। तो जब मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लगा ना तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल किया ताकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो परफेक्ट हो जाए। तो फिर क्लिंग करके फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब 5 बज चुके थे और मैंने फिर फ़ौरन चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रखा। जब चावल उबल गए ना तो नीचे कौरमे की तह लगाई। अच्छा चावल बॉयल करते हुए ना आप उसमें सिरका ऐड करें तो उससे आपके चावल खिले-खिले बनते हैं। मेरे चावल बिल्कुल नए थे लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। मैं इसमें सिरका ऐड करती हूँ चावल पानी बॉयल करते हुए। अच्छा एक और टिप यहाँ पे मैं आपको दूँ, बिरयानी में ना अक्सर हमारा नमक जब कम हो जाता है ना, तो बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, मज़े का नहीं लगता। तो आप फ़र्ज़ करें अगर आपके हिसाब से चावलों 4 ग्लास चावल हैं और 4 चम्मच नमक के डालते हैं ना आपके हिसाब से, तो आप उसमें अगर 6 चम्मच या 7 चम्मच भी नमक के डालेंगे ना पानी बॉयल करते हुए, तो आपके चावलों में नमक ज़्यादा नहीं होगा। चावल उतना ही नमक लेंगे जितनी उनको ज़रूरत है, बाकी पानी के साथ ड्रेन हो जाएगा।
तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा जी, फिर मैंने जब चावल बॉयल हो गए तो नीचे कौरमे की तह लगाई, ऊपर उबले हुए चावल डाले और ऊपर मैंने फिर प्याज़, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना लगाकर दम पर रख दिया। अब बिरयानी भी तैयार होने के मरहले में थी, तो अब सिर्फ़ फ्राइंग रह गई थी। सबसे पहले मैंने समोसे और रोल फ्राई किए, फिर मैंने फ्राइज़ निकाले, सब कुछ डिश आउट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पौने 6 बजे तक हर चीज़ मुकम्मल तैयार थी और रोज़ा खुलने में कुछ देर अभी थी। 5 से 10 मिनट रहते थे। हम माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और मैं ऊपर सब कुछ तैयार कर रही थी ऊपर वाले पोर्शन में और सर्व हमने नीचे अम्मी जान के कमरे में करना था। इसलिए मैं मेन्यू सेटअप की वीडियो जो है ना वो शूट नहीं कर सकी। लेकिन हर चीज़ वक़्त पर नीचे पहुँचा दी गई थी और साढ़े 5 बजे ना फिर मैंने अपनी बेटी को नीचे भेज दिया था कि जाकर ना बर्तन वग़ैरह अरेंज करवाए, सेट कर दे सब चीज़ें और बाकी सीटिंग वग़ैरह का उनकी चच्ची और ताई अम्मी नीचे होती हैं, उन्होंने देख लिया था। सीटिंग वग़ैरह का अरेंज कर दिया था, दस्तक वग़ैरह बिछवा दिया था। तो फिर हमने सबने मिलकर इफ्तार किया और बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। यही असल कामयाबी है। इफ्तार के वक़्त आप भाग नहीं रहे होते, आप मुस्कुरा रहे होते हैं, हर चीज़ तैयार होती है। तो ये था मेरा छोटा-सा इफ्तार दावत व्लॉग। अगर आप प्लानिंग कर लें ना, एक दिन पहले तैयारी कर लें और बच्चों को भी साथ शामिल कर लें, तो यकीन करें इफ्तार दावत कभी बोझ नहीं लगती। उम्मीद है कि आपको ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।